स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक ये कहानी उस समय की है कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत में आने वाली होती हैं तो किस तरह पूरे दिल्ली शासन में खलबली मच जाती है और उनके सम्मान में लोग बाग कैसे सारी व्यवस्था को सही करने के लिए लग जाते हैं। इस कहानी में दर्शाया गया है कि हम लोग वैसे तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन जो हमारी मानसिकता है आज भी वह अंग्रेजों की गुलाम बनी हुई है। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। यह एक व्यंग्य कहानी है जो कि लिखित है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक कमलेश्वर ने नाक को सम्मान का प्रतीक मानते हुए जॉर्ज पंचम की नाक पर करारा व्यंग्य किया है। इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के द्वारा लेखक कमलेश्वर ने नाक को सम्मान का प्रतीक बनाया, नाक को सम्मान का सूचक बताया है और नाक को सम्मान का सूचक बताते हुए उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक पर करारा कटाक्ष किया है, कटाक्ष व्यंग्य। जॉर्ज पंचम की नाक कटना अपमान था। उन्होंने बताया कि जॉर्ज पंचम की नाक का कटना, कोई तस्वीर थी जिसमें जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वह कटी हुई थी, तो जॉर्ज पंचम की नाक का कटना जो था वह उनकी बेइज्जती का प्रतीक था। नाक का कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत धूल में मिलने की निशानी थी, नाक का कटना ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत जो थी वह धूल में मिलने की निशानी थी। उससे पता चलता था कि ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनकी कोई इज्जत अब भारत में नहीं रह गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी खतरे की बात थी। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ भारत के लिए भी खतरे की बात थी। इस पाठ से यह भी बोध होता है, बोध होना पता चलना, इस पाठ से यह भी पता चलता है कि हमारे देश का छोटा सा बच्चा भी देश के लिए यदि शहीद हो जाता है तो इसका इतना इज्जत सम्मान मिलता है कि उसके सामने किसी भी विदेशी शासक को सम्मान नहीं मिलता। इस पाठ में बताया गया है कि यदि हमारे देश का कोई छोटा सा बच्चा भी शहीद हो जाता है तो उसे भी बहुत अधिक सम्मान और इज्जत दी जाती है। इतना सम्मान और इज्जत उसे दिया जाता है कि उसके सामने किसी भी विदेशी शासक की कोई वैल्यू या कोई मूल्य नहीं है, या इतना किसी भी विदेशी शासक को नहीं दिया जाता। फिर भी देशभक्त नेताओं के सम्मान की बात ही कुछ हो, परंतु फिर भी इसके साथ साथ देशभक्त जो नेता हैं हमारे, उनके सम्मान की तो बात ही कुछ और है। इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमारे देश पर विदेशी शासन करते थे परंतु भारतीयों के हृदय पर नहीं। इस बात से यह हमें साफ पता चल जाता है कि अंग्रेजों ने भले ही हमारे देश पर शासन किया हो, लेकिन हमारे मन पर, हमारे हृदय पर वो कभी शासन नहीं कर पाए। शायद यही कारण है कि नाक लगाने के बाद वातावरण में उदासी सी छा जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब जॉर्ज पंचम की नाक तस्वीर में लगा दी जाती है तो जो सारा वातावरण है वह उदासीन हो जाता है। अब हम कहानी को शुरू करेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अब जो ये बात है बच्चों, ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी, पधारने वाली, आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में हर तरफ उन्हीं की बात हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों की खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। लंदन के अखबारों से रोज हमारे भारतीय अखबारों में खबर आती थी कि किस तरह से शाही दौरे के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था। जो रानी का जो दर्जी था, जो टेलर था, वह बहुत दुखी था। क्यों दुखी था वो? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, क्योंकि रानी जो थी वो भारत का, पाकिस्तान का और नेपाल का, तीनों देशों का दौरा करने वाली थी। तो उस समय वे क्या पहनेंगी? उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। जो कोई उनका सेक्रेटरी था और जासूस भी था, वह उस सबसे पहले इस महाद्वीप का दौरा करने वाला। दौरा करना, घूमना, भ्रमण करना। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। एक टाइम ऐसा था बच्चों जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज अपनी फ़ौज के साथ यहाँ पर घूमने के लिए निकलते थे। लेकिन अब वो टाइम तो बीत चुका था, क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे। तो अब अंग्रेज फ़ौज के साथ तो यहाँ पर आने वाले थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने फोटोग्राफरों की एक फ़ौज तैयार कर दी। आगे इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। जो इंग्लैंड के अखबार थे उनकी कटिंग हमारे भारतीय अखबारों में दूसरे दिन दिखाई देती थी, चिपकी हुई नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का, मतलब जो भी कोई कार्य इंग्लैंड में घटित हो रहा था रानी से संबंधित, उसकी खबर हमारे देश में भी हमें मिल जाती थी।
अब ये इसी बात का तो सूचक है कि भाई एक छोटी सी बात को इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया। रानी ने एक सूट बनवाया नीले रंग का जिसका कपड़ा उन्होंने भारत से मंगाया। वो कपड़ा कैसा है? रेशमी। कि 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया। जो उस सूट की जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसकी कीमत है 400 पाउंड। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे। कारनामे कार्य और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खास नामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी अखबार में छप गई। और तो और बच्चों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो शाही महल में रहने वाले कुत्ते थे या रानी से संबंधित जो भी था, उनके नौकर थे, रसोइये थे या उनके गार्ड थे, सबकी जीवनियाँ हमें अखबार में देखने को मिली। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। रानी के आगमन के लिए जो पूरा शोर शराबा मचा हुआ था, बहुत अधिक शोर मचा हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं रानी के आगमन की हमें मिल रही थी। कितनी कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। जो भी कार्य इंग्लैंड में घटित हो रहा था, जो भी योजना इंग्लैंड में बनाई जा रही थी, उसकी जो सूचना थी तत्काल हमें भारत में बैठे बैठे मिल रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। राजधानी में तहलका मच गया। जो रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। अब इन्होंने बताया कि रानी के आगमन से पहले पूरी सनसनी फैल गई, पूरी जो है शोर शराबा मच रहा है, चारों तरफ जो है खलबली मची हुई है। कैसे? कि जो रानी 4-5 हज़ार रुपये का सूट रेशमी पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ तो क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत में के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। अब उन्होंने बताया कि जिस रानी के जो बावर्ची हैं, जो रसोइये हैं, वे पहले ये महायुद्ध में अपनी जान को हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार हो जाना, जो पहले महायुद्ध में अपने कर्तव्य दिखा चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार थे, उसकी शान शौकत के क्या कहने। वह कैसी होगी वह महारानी जो कि दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वहाँ आए हमारे घर खुदा की रहमत है। अब दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और कहा वे हमारे घर आ रहे हैं, तो यह खुदा की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट हो जाना, बदलाव आने लगे। और यह सब देखते देखते ही दिल्ली में बहुत अधिक हमें बदलाव दिखाई देने लगे। और करिश्मा तो यह था कि किसी न किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। अब करिश्मा मतलब ये चमत्कार से कम नहीं था कि ना तो किसी ने किसी से कुछ कहा और ना किसी ने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा, लेकिन जो सड़कें थी वह नई बन गई, दोबारा से उनमें सुधार हो गए, और जो उनकी धूल थी, गंदगी थी, वह साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों की तरह मतलब नव युवतियों की तरह। नाजनीन कोमलांगी नव युवतियाँ। इमारतें, जो इमारतें थी, जो उनमें कोई टूट फूट हो रही थी, उसको भी सुधार कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब हमारे भारतीयों के सामने आ रही थी, और वह समस्या थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद भी थी, बस नहीं थी तो वह जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि हमारे देश में सब कुछ था, तो जो सब कुछ था और सब कुछ हो भी रहा था, कार्य अपना जैसा हम चाह रहे थे वह उसी के अकॉर्डिंग हो रहा था, उसी की तरह चल रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो पेश आई, जो हमने देखी है, जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जो जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी हुई थी, उस पर जॉर्ज पंचम की नाक लगी हुई नहीं थी। अब यह सबसे बड़ी समस्या थी कि यह नाक कैसे लगाई जाए। धन्यवाद।